So hello everyone, welcome back to my channel. I am Avni Kaushik and today we learn the poem Fire and Ice by the poet Robert Frost. तो देखो ये पोम बहुत ही सिंपल है. इसमें क्या है, आपके जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट है वो बताते हैं कि देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड. या तो वर्ल्ड एंड होगी फायर से या तो आइस से. नो क्या वो लिटरल मीनिंग कह रहे हैं कि कहीं पे आग लग जाएगी या अगर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ गई तो उससे वर्ल्ड एंड होगी. देखो वो तो लिटरल मीनिंग तो हमें पता नहीं. एक मीनिंग ये हो सकता है बट इसका सिंबॉलिक एंड फिलोसॉफिकल मीनिंग भी है जो हम अभी समझेंगे. आई एम यूजिंग नोट्स फॉर दिस. देखो द पोम रेफर्स टू टू प्रेडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड. Some say the world will end in fire while others say it will end in ice. According to the poet, अब ध्यान से सुनना. Fire stands for desire, greed, avarice or lust. The more you try to satisfy it, the more they grow and there is no end to it. मतलब आप जितना satisfy करोगे, जैसे आपकी desire है, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, तो आप जैसे ज्यादा पैसा कमा लोगे आप चाहोगे कि मुझे और पैसा चाहिए, तो आपकी greed कभी भी end नहीं होगी. So that's what the poet is trying to depict. नो और कीवर्ड्स है इसके लिए अगर आपको याद करने और अच्छा इंप्रेसिव आंसर्स लिखने और ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है तो, विच आर अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर इज इम्पल्सिव, वोरेशियस, ऑल कंज्यूमिंग एंड पैशनेटली फियरी. ओके, एंड अबाउट फायर जो है यहाँ पे लिखा है, दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर. दीज इमोशंस स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर एंड दे एनगल्फ योर एंटायर लाइफ. One becomes very selfish and sometimes they become cruel also. There is no end to these emotions. Now next segment है कि ice. देखो on the other hand ice according to the poet stands for rigidity, indifference and coldness. One becomes unforgiving and resentful. Also one becomes insensitive and indifferent towards the feelings of others. Basically बंदा nonchalant बन जाता है. दे आर वेरी लाइक उनको फर्क नहीं पड़ता वॉट अदर पीपल थिंक एंड वो बहुत ही लाइक दे आर वेरी कोल्ड, वेरी रिजिड. सो दैट्स वॉट द पोएट इज ट्राइंग टू डिपेक्ट. दे आर एक्सप्रेसिंग देयर हेट्रेड. सो आइस का मतलब हेट्रेड, रिजिडिटी एंड इंडिफरेंस है एंड रिसेंटफुल. ओके, नाउ नेक्स्ट है सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस पोम. देखो सेंट्रल मैसेज जो है ना इस पोम का इज दैट बोथ इंटेंस डिजायर एंड डीप हेट्रेड आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज. आपकी लाइन आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना उसमें एक लाइन लिखी है कि बोथ विल इक्वली सफाइस. ऐसे कुछ सफाइस करके लाइन लिखी है कि आइस विल ऑल्सो इक्वली सफाइस, ऐसा लिखा है. ओके, नाउ फ्रॉस्ट वॉन्ट्स दैट अनचेक्ड इमोशंस, मतलब जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता है, अनचेक्ड इमोशंस होते हैं, दे कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस. अल्टीमेटली द पोएम इज अ फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन नेचर एंड द डेंजर्स ऑफ लेटिंग पावरफुल एंड अनकंट्रोल्ड इमोशंस स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, ये इसका सेंट्रल मैसेज है. मैंने एक और लाइन इसमें लिखी है, बहुत ही प्यारी लाइन है, सुनना. इन द पोएम फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट पेंट्स अ कंपेलिंग एलेगरी. कंपेलिंग, देखो एलेगरी मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो. सो कंपेलिंग एलेगरी, ये प्लीज लाइन यूज कर लेना, एग्जाम में इंप्रेस हो जाएंगे. ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड ड्रिवन बाय इंटेंस इमोशंस सच एज डिजायर एंड हेट्रेड यूजिंग विविड इमेजरी एंड मेटाफर. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द पोम. नाउ हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. तो दिस इज माय एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. इसमें एक और कीवर्ड है कि फायर इज एंटीथेसिस टू आइस. आप ऐसा लिख सकते हो कि फायर जो है मतलब आइस के अपोजिट है, तो एंटीथेसिस मतलब अपोजिट है. ठीक है, और एक और कीवर्ड है देयर आर टू कंट्रास्टिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस विच आर दी हॉलमार्क ऑफ द पोम. मतलब वो सेंटर ऑफ अटेंशन है, मतलब हॉलमार्क लिखना है. ठीक है, एंड ये आपको एक और लाइन लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल एज अ क्वेश्चन कि हाउ डज द पोएम एंड. तो द पोएम एंड्स विद अ सेंस ऑफ बैलेंस वेयर आपका पोएट लिखता है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. देखो पूरी लाइन तो मैंने एनसीईआरटी में लिखी है, सो पढ़ लेना. तो इतना ही कीवर्ड्स थे इसके. The first most important question goes, Fire and Ice was published in the year 1920. Briefly state how World War I might have impacted the theme of the poem. This is a very thoughtful question and competency based question. तो आपके एग्जाम में दिख रहा है. So answer is World War I was the first global war that occurred due to violence and rage among people after the assassination of the Austrian heir Archduke Franz Ferdinand. देखो आप इसका नाम ना भी को तो भी चलेगा, बट आपको लिखना है कि it occurred to violence. उसमें violence था, rage था, people के अंदर catastrophic emotions थे, उनके अंदर गुस्सा था. सो ये वाले इमोशंस की वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था. तो आपको ये बस डिस्क्राइब करना है. इट्स इन द पोम, पूरा आपको पता है, सब लिख सकते हो. उसके बाद सिंस द पोम फायर एंड आइस वाज पब्लिश्ड इन 1920, सो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी हमें पता नहीं है कि ये पोम उसकी वजह से हुई थी कि नहीं, बिकॉज ये मेंशन नहीं है, बट आप देखोगे इट इज पॉसिबल दैट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट मस्ट हैव विटनेस्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड कॉज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड रेज ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द वॉर.
द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द लिटरल एंड सिंबॉलिक मीनिंग्स ऑफ फायर। एंड ये सेम क्वेश्चन आइस के लिए भी पूछा जा सकता है। तो देखो लिटरल मीनिंग मैंने बताया, फायर जैसे अगर कहीं पे भी आग लग जाए तो आग लगने से आपकी पूरी दुनिया, आपका घर डिस्ट्रॉय जाता है, जो भी लोग रह रहे हो तो वो डिस्ट्रॉय जाते हैं, तो उसकी वजह से एंड हो सकता है। एंड जो सिंबॉलिक मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग वही कि ग्रीड, एवरेज, लस्ट, डिजायर, वोरेशियस, ऑल कंज्यूमिंग, पैशनेटली, फियरी, इंपल्सिव, वो सब आप कीवर्ड्स लिखोगे। ओके, यू राइट ऑल द कीवर्ड्स। The third important question is the tone of the speaker contrast with the seriousness of the subject matter. Justify. अब देखो टोन जो है वो बहुत ही लाइट हार्टेड है, मतलब कि फायर सेंड हो जाएगा, आई सेंड हो जाएगा, बट ये जो पोम है इट्स एक्चुअली वेरी सीरियस, क्योंकि ये बता रहे कि हमारी दुनिया एक्चुअली कैसे एंड हो सकती है। तो आप कैसे लिखोगे देखो इस क्वेश्चन को, द पोम फायरनेस रिवील्स द ग्रेविटी ऑफ द वायलेंट एंड कोल्ड ह्यूमन इमोशंस। दीज इमोशंस इफ नॉट कंट्रोल्ड, इमोशन को कंट्रोल ही नहीं किया तो इससे कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंस है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है। अगर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोम इज क्वाइट सीरियस, बहुत सीरियस है, हाउएवर द पोएट रिप्रेजेंट्स इट इन अ सैटायरिकल टोन। देखो कोई भी चीज ना सीरियस है, हम उसको बहुत ही प्लेफुली करें तो आप कह सकते हो सरकास्टिक या सैटायरिकल, याद रखना, ठीक है, एक कीवर्ड्स है, याद करना पड़ता है। सो एज टू मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन, सैटायरिकल टोन क्यों है, जिससे लास्टिंग इंप्रेशन हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो कोई भी चीज होती है उसका कोई भी तो कॉज तो होगा ना, तो सैटायरिकल टोन, सो एज टू मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द रीडर एंड ऑन द माइंड ऑफ द रीडर। ओके, The fourth most important question is explain why the poet personally holds the conviction that the world will probably end in fire. ना आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी है कि from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि पोएट कहना चाहता है कि उनको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड पर्सनली फायर में एंड होगी। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा पूछ रखा है। तो अब क्योंकि इट माइट बी दैट ही हैज नॉट ओनली सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस बट ही हैज एक्चुअली फेल्ट इट, पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट। Second, he was victim of the fiery aspect of desire. And third, by his own admission, from what I have tasted वाला line, he had experienced its destructive effects in his life। तो अब ऐसा लिखो। नाउ द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके प्री बोर्ड्स में, आपके पीएस में, आपके हाफ ईयरली में कहीं भी आपको दिख सकता है, 100% मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, एंड इवन हमारे बोर्ड्स में आई थिंक आया था ट्यूशन टेस्ट में जहाँ भी। तो ये क्वेश्चन है, बोथ पोम्स डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस यूज कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स ऑफ नेचर टू कन्वे द रिस्पेक्टिव मैसेजेस अबाउट लाइफ एंड ह्यूमन इमोशन, बट दे डू इट डिफरेंटली। एग्जामिन द डिफरेंसेस। सो इनके बीच में डिफरेंस 100% आने के बहुत चांस है, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। तो क्या लिखोगे आप, तो आई हैव 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। देखो बहुत ईजी है, आप इसको एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो, बट अभी मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ। फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, लाइटनेस, प्योरिटी एंड सेरेनिटी ऑफ नेचर। मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे उस वीडियो में पिछले वाले, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज गो चेक इट आउट। डस्ट ऑफ स्नो में लाइटनेस, प्योरिटी एंड सेरेनिटी, मतलब उसकी हीलिंग पावर ऑफ नेचर बताते हैं, उसकी ब्यूटी, सेरेनिटी, उसको अप्रिशिएट करना बताते हैं। बट फायर एंड आइस में नेचर का डार्कर एस्पेक्ट्स बताते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन एंड इंटेंसिटी बताते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कि डस्ट ऑफ स्नो बताते हैं कैसे स्मॉल मोमेंट्स ऑफ नेचर अपलिफ्ट ह्यूमन मूड और ह्यूमन स्पिरिट्स, कैसे छोटे छोटे मोमेंट्स हमारा मूड कितना अच्छा हो जाता है, राइट। सेकंड फायर एंड आइस में क्या सेकंड पॉइंट लिखोगे कि डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस। फिर थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है डस्ट ऑफ स्नो के लिए कि डस्ट ऑफ स्नो में ग्रेटिट्यूड होता है, एप्रिसिएशन होता है नेचर के लिए, राइट। बट फायर एंड आइस में क्या होता है, वो फियर होता है एंड कंटेम्पलेशन होता है, मतलब कि एक डर बैठा होता है कि कैसे कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हमारे अनचेक्ड अनकंट्रोल इमोशंस हमने ऐसे स्पाइरल करते रहे, स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। सो गाइज दैट वाज द वीडियो, आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ आ गया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको अच्छे से सब कुछ की पॉइंट्स डिटेल अपने आंसर में लिख सकते हो। एंड अगर गाइज आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कीवर्ड है तो डू लेट मी नो ऑन माय ईमेल, क्योंकि आई थिंक मुझे भी इंग्लिश में अच्छे से नहीं आती थी। एंड मैंने एक्चुअली एजुकार्ड की ये वाली बुक लेके मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे से मैंने सीखे हैं, सारे मैंने की पॉइंट्स याद किए, वही मैं आपको आज बता रही हूँ। सो बाय गाइज, लव यू एंड स्टे कनेक्टेड।